हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टेक्सोनोमी। तो जो प्लांट टेक्सोनोमी का जो वर्ड है वो दिया था डी कैंडोली ने, और फादर ऑफ टेक्सोनोमी है कैरोलस लिनियस। टेक्सोनोमी की स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आ जाता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक जो वर्ड है वो भी कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इनके जो बुक है वो है सिस्टेमा नेचुरी। अब बात करते हैं सिस्टमा। सिस्टमा क्या होता है, जीवों का नियमित व्यवस्था, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टेक्सोनोमी। तो फर्स्ट आ जाता है केमोटेक्सोनोमी। प्लांट का क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन के आधार पर करना, जैसे अल्कोहल, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, पॉलीसेकेराइड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, टेनिस। फिर आ जाता है दूसरा साइटोटेक्सोनोमी। प्लांट का क्लासिफिकेशन सेलुलर करैक्टर के आधार पर करना, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड बिहेवियर के बेसिस पर। मोलिकुलर टेक्सोनोमी, डीएनए के सीक्वेंस के आधार पर प्लांट का क्लासिफिकेशन करना। फिर फोर्थ आ जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। कंप्यूटर के नंबर एंड कोड के आधार पर प्लांट का क्लासिफिकेशन करना। फर्स्ट सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी किसकी है, इंसेक्ट की है। सेकंड सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी है कोरल रीफ की। अब तक ज्ञात जातियों की संख्या कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन तक है। नोमेनकल्चर किसे कहते हैं। फिर आ जाता है इसमें फर्स्ट टर्म बायोनोमियल नोमेनकल्चर, दिए नाम पद्धति। इस शब्द को दिया था गेस्पर्ड बोहिन ने, और इसकी डिटेल स्टडी की थी कोलवन ली ने कैरोलस लिनियस के अंदर। और इसके जो फादर है वो कौन है, बायोनोमियल कल्चर के, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने प्लांट का वर्गीकरण स्पीसीज प्लेंटरम में किया था। स्पीसीज प्लेंटरम 1 मई 1753 को पब्लिश हुई थी। कब हुई थी, 1 मई 1753 को। 1 मई अर्थात 1 मई 1753 से पहले दिए गए वास्तविक वनस्पतिक नाम वैलिड नहीं थे, यानी कि 1 मई और 1753 से पहले जितने भी नाम दिए गए थे ना, बोटनिकल नाम, वो क्या थे, वैलिड नहीं माने जाते हैं। कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में एनिमल के जूलॉजिकल नेम दिए। कौन से सिस्टेमा नेचुरी का जब 10th एडिशन आया तब इन्होंने क्या किया, एनिमल के जूलॉजिकल नेम दिए। 1 अगस्त 1758 को यह पुस्तक प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, 1 अगस्त 1758 को। ठीक है। अब ICBN ये कब आया, 1961 में। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर। फिर आ जाता है ICZN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। अब बात करते हैं रूल्स की। नामकरण 2 पद में दिया जाता है ना। जो नोमेनकल्चर होता है वो टू स्टेप में दिया जाता है, जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका। तो फर्स्ट है जीनस का नेम, और सेकेंड है स्पीसीज। तो जीनस का जो नेम होता है उसे हम जेनेरिक नेम कहते हैं, स्पीसीज इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। अब बात करते हैं जीनस का फर्स्ट लेटर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जो जीनस का फर्स्ट लेटर होता है उसे हम अंग्रेजी के कौन से लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जबकि स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। नोमेनकल्चर इटैलिक यानी कि तिरछे लिखे जाते हैं, जबकि इंडियंस नोमेनकल्चर करते समय अंडरलाइन कर देते हैं। ICBN में बोटेनिकल नोमेनकल्चर करते समय पूरे नाम टोटोनॉम्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जो टोटोनॉम्स होते हैं, जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा नहीं होता है। जो टोटोनॉम्स होता है उसका यूज हम किस में करते हैं, जूलॉजी में करते हैं। परंतु जूलॉजिकल नोमेनकल्चर करते समय हम टोटोनॉम्स का प्रयोग करते हैं, जैसे रेटस चूहा का जो बोटेनिकल नाम है, नजा कोबरा का जो बोटेनिकल नाम है। 5 है नोमेनकल्चर सदैव लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, यह जो कि क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। बोटेनिकल नोमेनकल्चर करने के पश्चात अंत में ब्रैकेट में संबंधित वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, बोटेनिकल नोमेनकल्चर करते समय एंड में ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, बोटेनिकल जो वैज्ञानिक है उस जिसने भी इसकी स्टडी की उसका नाम लिखा जाता है, जिसने नोमेनकल्चर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नए खोजे गए पादप जिसको टाइप स्पेसिमन को हर्बेरियम सीट पर तैयार करके हर्बेरियम में रखा जाता है। फिर आ जाता है ट्राइनोमियल नोमेनकल्चर। ठीक है, इसके अंदर कितने नाम आ जाते हैं, 3 नाम आ जाते हैं। ठीक है, जनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट जिसे हम स्पेसीज कहते हैं। फिर आता है सब स्पेसिफिक एपिथेट जिसे हम सब स्पेसीज कहते हैं। जनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, सब स्पेसिफिक नेम, जैसे फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोटाइरेटस। ब्रेसिका के क्या है, जनरिक नेम है। ओलेरेसिया क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पेसीज है। और जो बोटाइरेटस है वो क्या है, सब स्पेसिफिक, ठीक है, नेम है। फिर आ जाता है ब्रेसिका ओलिरेसिया कैपिटेला, जो कि किसका नाम है, पत्ता गोभी का नाम है, ब्रेसिका ओलिरेसिया कैपिटेला। ठीक है, ब्रेसिका क्या है,
जो जीनस का नाम है, ओलियरेशिया स्पीसीज़ का नाम है, कैपिटेला किसका नाम है, सब स्पीसीज़ का नाम है। फिर आ जाते हैं गांठ को भी, ब्रेसिका, ओलियरेशिया, कोलोरेपा। कोलोरेपा क्या है, सब स्पीसीज, ओलियरेशिया स्पेसिफिक नेम, ब्रेसिका है जेनेरिक नेम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें, लीनियस का क्लासिफिकेशन, यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। लीनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लेंडरम 24 वर्गों में विभाजित किया था। लीनियस ने फिनोरोगेम्स, जिसके अंदर आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, को 23 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें प्रथम वर्ग मोनेंड्रिया तथा दूसरा वर्ग आइकोसेंड्रिया था। जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, मोनेंड्रिया, आइकोसेंड्रिया। मोनेंड्रिया के अंदर पुंकेसर आ जाते हैं और आइकोसेंड्रिया के अंदर आ जाते हैं पुंकेसर की संख्या 20 या 20 से अधिक। प्लांट किंगडम को लीनियस ने 24 वर्गों में विभाजित किया था पुंकेसर के आधार पे। ठीक है, तो पहले हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड लेते हैं, क्रिप्टोगेम्स जिसे नॉन एंड्रिया कहते हैं, पुकेसर जिसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर आ जाता है फिनोरोगेम्स। फिनोरोगेम्स का आता है मोनेंड्रा, आइसोकोनेंड्रिया। मोनेंड्रा जो होता है उसके अंदर जो स्टेमन की संख्या होती है वो 1 होती है, और आइसोकोनेंड्रिया के अंदर स्टेमन की जो संख्या होती है वो 20 या 20 से अधिक हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलोजेनी शब्द किसने दिया था, लिमार्क ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने दी थी, डार्विन ने लिखी थी। फिर आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं। तो सबसे पहला ओरिजिन हुए थे प्लांट के अंदर थैलोफाइटा, जिसके अंदर जो ऐसे जो एल्गी है वो आ जाती है। ठीक है, और फिर आ जाता है ब्रायोफाइटा, फिर आ जाता है टेरिडोफाइटा, फिर लास्ट में आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म डाइकोटिलिडेंस प्लांट है। ठीक है, फिर मोनोकोटिलिडेंस प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, मोनिकोटिलिडेंस प्लांट सर्वाधिक प्लांट में आते हैं, सर्वाधिक विकसित प्लांट्स के अंदर आते हैं। फिर प्लांट टेक्सोनॉमी कैटेगरी को जो 7 कैटेगरी होती है, प्लांट किंगडम है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है। टेक्सोन जो है, टेक्सोन का प्रत्येक पद रैंक कहलाता है, या टेक्सोन कहलाता है। टेक्सोन का प्रत्येक पद जिसे रैंक कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोन कहते हैं। फिर आ जाता है हायरार्की। टेक्सोनॉमी कैटेगरी का अवरोही या अवरोही क्रम, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर क्या कहलाता है, हायरार्की कहलाता है। किसी प्लांट या एनिमल को वर्गीकरण की हायरार्की सदैव डिसेंडिंग हायरार्की होती है। किसी प्लांट या एनिमल के वर्गीकरण की हायरार्की सदैव कैसे होती है, डिसेंडिंग हायरार्की होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होती है, स्पीसीज होती है। फिर जाता है टेक्सोनोमिक एड। टेक्सोनोमिक एड के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम हर्बेरियम की। अब हर्बेरियम क्या होते हैं, ड्राई गार्डन होते हैं। ठीक है, बोटेनिकल म्यूजियम में प्लांट के एकत्रित किए हुए नमूनों को सुखाकर दबाकर कागज़ की शीट पर प्रिजर्व करना, यह शीट हर्बेरियम शीट कहलाती है। इसका साइज़ 11.5 इंच से लेकर के 16.5 इंच तक होता है। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को कलेक्ट करने की डेट, स्थान, पौधे का नाम, इंग्लिश नाम, लोकल नाम, बोटेनिकल नाम, फैमिली का नाम, पौधे को कलेक्ट करने वाले बोटनिस्ट का नाम भी लिख दिया जाता है। फिर आ जाता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं ना, बोटेनिकल गार्डन में जीवित पादपों का संग्रह किया जाता है। फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, जो कि कहाँ है, कोलकाता के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहाँ है, लखनऊ के अंदर है। फिर हम बात करते हैं म्यूजियम। म्यूजियम क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज एवं स्कूल में बोटेनिकल गार्डन तैयार किए जाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज एवं स्कूल में बोटेनिकल गार्डन तैयार किए जाते हैं। इनमें प्लांट स्पीसीज का कंजर्वेशन किया जाता है। इंसेक्ट का कंजर्वेशन इंसेक्ट बॉक्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों का कंजर्वेशन किया जाता है, यह इन सिचु कंजर्वेशन है। फिर आती है कीज, कुंजी जिसे हम चाबी कहते हैं। इसका प्रयोग सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर एनिमल और प्लांट की पहचान करता है। क्या होता है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे हम एनिमल या प्लांट की क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कुंजी विपर्यासी लक्षणों का एक पेयर है, जो कि है वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का एक पेयर है, अर्थात कपलेट्स होती है। कुंजी के कपलेट के प्रत्येक वाक्य को लीड कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं। कुंजी एनालिटिक विश्लेषण करती है या होती है। ठीक है, प्रत्येक वर्गी की श्रेणी जैसे फैमिली, जीनस एवं स्पीसीज आदि को पहचानने के लिए टैक्सोनॉमिक की का प्रयोग करते हैं। फिर जाते हैं फ्लोरा, किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले प्लांट का समूह या ग्रुप क्या कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है। फिर जाता है फाउना, किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले एनिमल का समूह क्या कहलाता है, फाउना कहलाता है। फिर जाता है मोनोग्राफ, इसमें किसी एक टेक्सोन का पूरा विवरण मिलता है। फिर आ जाता है ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया। आ जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था, RS व्हिटेकर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में दिया था। 5 किंगडम बनाए थे। ठीक है, अब ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं, फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई,
फोर्थ है प्लांटी और फिफ्थ है एनिमिलिया। अब इनके करेक्टर लिए हम एक एक करके, जैसे नंबर ऑफ सेल्स जो है, मोनेरा क्या है यूनिसेल्युलर है, प्रोटिस्टा भी क्या है यूनिसेल्युलर है, बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये सारे के सारे क्या है मल्टीसेल्युलर है। फिर आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल जैसे कि मोनेरा की हम देखें तो ये क्या है प्रोकैरियोटिक है क्या है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये सारे के सारे कैसे हैं यूकैरियोटिक है। न्यूट्रिशन अगर हम देखें, न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर कैसा होता है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों टाइप का होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर भी ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों टाइप से होता है। फंजाई के अंदर कैसा होता है हेटेरोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की तरह होता है और पैरासाइट की तरह होता है। पैरासाइट में क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाता है, फिर उसके टिश्यू से फूड ऑब्टेन करता रहता है। फिर जो प्लांटिंग के अंदर कैसा आ जाता है फूड ऑटोट्रॉफ्स आ जाता है। फिर एनिमिलिया के अंदर कैसा होता है हेटेरोट्रॉफ्स होता है। फिर हम बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के कितने डोमेन है, 3 डोमेन सिस्टम है। और ये किसने दिया था, कार्ल हुज ने दिया था। 3 डोमेन का वर्गीकरण का आधार क्या था, आरएनए था, राइबोसोमल आरएनए था, ठीक है। इसके 6 किंगडम है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। इन 6 किंगडम को कितने में डिवाइड कर दिया, उन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया के अंदर आ जाता है आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है मोनेरा। यूकेरिया के अंदर आ जाता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। आर्की के अंदर क्या जाता है आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या जाता है मोनेरा, यूकेरिया के अंदर आ जाता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। फिर आ जाता है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, यह नेचुरल क्लासिफिकेशन है। यह दोनों वैज्ञानिक रॉयल बोटेनिकल गार्डन में काम करते थे। बोटेनिकल गार्डन में काम करने वाले वैज्ञानिकों को क्यूरेटर कहा जाता था। बेंथम एंड हुकर ने एक बुक जेनेरा प्लेनेटरम लिखी थी। यह स्पर्मेटोफाइटा बीजपत्री पादपों का सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन है। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर कितनी फैमिलीज आती है, 202 फैमिलीज आ जाती है। डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी जो है उसके अंदर आ जाती है 165 फैमिलीज और जो जिम्नोस्पर्मी है उसके अंदर आ जाती है 3 फैमिलीज और मोनोकोटिलिडनी के अंदर आ जाती है 34 फैमिलीज। अब इसके मेरिट क्या है, गुण, यह नेचुरल क्लासिफिकेशन है और बेस्ड ऑन फ्लावर करेक्टर्स, जो फ्लावर के करेक्टर है उसके ऊपर बेसिस था। यह एक अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है परंतु यह एक सरल क्लासिफिकेशन है। इसे गुड क्लासिफिकेशन नहीं मानते लेकिन सिंपल क्लासिफिकेशन मानते हैं। हर्बेरियम शीट पर प्लांट सैंपल का कलेक्शन इसी वर्गीकरण के आधार पर करते हैं। हर्बेरियम शीट पर प्लांट का कलेक्शन इसी वर्ग के आधार पर करते हैं। डिमेरिट यह वर्गीकरण फाइलोजेनी को फॉलो नहीं करता है, जो फाइलोजेनी हो उसको फॉलो नहीं करता। फिर आ जाता है आई कलर क्लासिफिकेशन। आई कलर क्लासिफिकेशन जो है फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। प्लांट किंगडम ये कब दिया गया था, 1883 के अंदर दिया गया था। और किसके बेसिस पे किया गया था, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट, सीड है, इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर किया गया था। इसमें क्या किया था, प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगम और फिनोगम। क्रिप्टोगम के अंदर जो हाइड सेक्स ऑर्गन होते हैं, फ्लावर, फ्रूट, सीड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। फिनोगम्स के अंदर क्या होते हैं, स्पष्ट सेक्स ऑर्गन दिखाई देते हैं। फ्लावर, फ्रूट, सीड सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिप्टोगम्स के अंदर 3 चीज़ें आती है, ठीक है। एक आता है थैलोफाइटा, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा, थर्ड आता है टेरिडोफाइटा। अब इसके अंदर जो प्लांट होता है ना वो थैलेस के जैसे दिखाई देता है। दैट मीन कि इसके अंदर जो रूट, लीफ, स्टेम सारे के सारे डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहते हैं, एक जैसे ही दिखाई देते हैं। फिर आ जाता है ब्रायोफाइटा का जो डिक्सिया का जो थैलस है ना वो कैसा होता है, थैलोइड होता है। और जो एक्सिस होती है ना, जैसे लीफी एक्सिस, अन्य में लीफी एक्सिस पाई जाती है ब्रायोफाइटा के अंदर। फिर टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होती है, ये इनके जो प्लांट होता है ना वो स्टेम, रूट, लीफ इन सभी के अंदर डिफ्रेंशिएटेड रहता है। एग्जाम्पल हो जाता है टेरिडियम। अब बात करते हैं हम फिनोरागेम्स की, ठीक है। फिनोरागेम्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में क्या होती है, सीड कोट एब्सेंट होती है, जबकि एंजियोस्पर्मी में क्या होती है, सीड कोट प्रेजेंट होती है। अब आ जाता है ओसवाल्ड टिपो का क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, 1942 में दिया गया था। प्लांट किंगडम एम्ब्रियो की प्रेजेंस और उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। नॉन एम्ब्रियोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। नॉन एम्ब्रियोफाइटा के अंदर क्या था, जो एम्ब्रियो था वो एब्सेंट था, जबकि एम्ब्रियोफाइटा के अंदर
प्रेजेंट था एम्ब्रियो। अब नॉन एम्ब्रियो फाइटा के अंदर जो थैलोफाइट रहता है ना, यहाँ पर जाइगोट में मियोसिस होता है, मियोस्पोर बनते हैं। ठीक है, अब थैलोफाइटा के अंदर दो प्लांट कैटेगरी आ जाती है, एक तो आते हैं एल्गी और दूसरा आता है फंजाई। अब एम्ब्रियोफाइटा के अंदर क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जैसे कि जो हमारा क्या है एम्ब्रियोफाइटा है, इसके अंदर ट्रेकियर्स वेस्कुलर टिश्यू की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एट्रेकिएटा और ट्रेकियर्स। ट्रेकिएटा के अंदर क्या होता है, जो हमारे ट्रेकियर्स है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और ट्रेकियर्स के अंदर क्या होते हैं, हमारी जो ट्रेकिड है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ट्रेकिएटा के क्या है, सीड की प्रेजेंस और सीड की उपस्थिति के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन स्पर्मेटोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा के अंदर क्या होते हैं, सीड्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि स्पर्मेटोफाइटा के अंदर जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नॉन स्पर्मेटोफाइटा का जो एग्जाम्पल है जिसमें सीड एब्सेंट होते हैं, उसका एग्जाम्पल आ जाता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इनमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी डेफिनेशन देते हैं। इसे वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। सीड हैबिटाट वेस्कुलर टिश्यू ट्रेकियर्स की उपस्थिति, हिटेरोस्पोरी, यह सारी सिलेजिनेला, मार्सलिया, स्टील की ओरिजिन, ये सब इसमें देखने को मिलती है। अब जो हमारा दूसरा था स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें क्या होगा, सीड प्रेजेंट होगा। सीड प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर दो प्लांट की कैटेगरी आ जाती है, एक आ जाता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा आ जाता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, सीड प्रेजेंट होता है और सीड कोट एब्सेंट हो जाती है, ओवेरी नहीं होती है इनके अंदर। ठीक है, ना ही फ्रूट होता है। एग्जाम्पल आ जाता है पाइनस, ठीक है, जियार्डियाना, चीलगोजा, ड्राई फ्रूट। यह एक इसे बोलते हैं ड्राई फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट नहीं होता है। ठीक है, ये फल नहीं होता है। एंजियोस्पर्म, अब एंजियोस्पर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है डाइकोट, दूसरा है मोनोकोट। डाइकोट के अंदर जो नंबर ऑफ कोटिलेडन कितने होते हैं, 2 होते हैं। मोनोकोट के अंदर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब सर्वाधिक रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट बात करते हैं हम, तो कौन सा होता है, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट। और ये थोड़े सारे करेक्टर देखते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर जो प्रभावी पीढ़ी रहती है ना, वो क्या होती है, मेल प्लांट बॉडी। ठीक है, और स्पोरोफाइट कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर डिपेंड रहता है। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या हो जाता है, जो प्रभावी पीढ़ी रहती है वो कौन सी हो जाती है, गेमिटोफाइट रहती है। और जो स्पोरोफाइट रहता है वो क्या होता है, रिड्यूस रहता है। ठीक है, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होता है, जो गेमिटोफाइट होता है ना, वो प्रोथैलस ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और ये जो प्रभावी पीढ़ी होती है उसके अंदर वो क्या हो जाती है, हमारा स्पोरोफाइट होता है। तो इसमें क्या होता है, गेमिटोफाइट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर आ जाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गेमिटोफाइट रहता है वो रिड्यूस रहता है, अल्प विकसित रहता है। और एंजियोस्पर्म का सर्वाधिक मतलब रिड्यूस्ड गेमिटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, और इनमें प्रभावी पीढ़ी इफेक्टिव जनरेशन कौन सी होती है, वो होती है हमारी स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब बात करें हम थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा का जो वर्ड है वो दिया था एंडिलशन ने दिया था। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गेमेटोफाइट होती है। थैलस कैसा होता है, एल्गी। और जो माइसीलियम का होता है वो प्लांट बॉडी, देखो एल्गी का जो प्लांट बॉडी उसे हम थैलस कहते हैं, जबकि जो फंजाई की प्लांट बॉडी होती है ना उसे हम क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। देखो जैसे कि सेल होती है हमारी बॉडी, किसी मिल के सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी। तो एल्गी फंजाई की जो सेल होती है ना उसे हम हाइफा कहते हैं, टिश्यू को कहते हैं हाइफी। ठीक है, और ऑर्गन को या फिर प्लांट बॉडी जो पूरी की पूरी बन जाती है ना, ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएंगे, प्लांट बॉडी बनाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। टिश्यू सिस्टम इसमें क्या हो जाता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब बात करें हम आगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, इसके अंदर होती है क्योंकि क्लोरोफिल होता है। और रिजर्व फूड जो रहता है वो क्या रहता है, स्टार्च रहता है।
ठीक है। हेटेरोट्रोफिक, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ना ही फोटोसिंथेसिस होगा। और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कैसा होता है, ग्लाइकोजन ऑयल ड्रॉपलेट होता है। अब इनको हम वापस जो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्पोरोफिटिक या पैरासिटिक। स्पोरोफिटिक जो होते हैं ना, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड अपॉन करते हैं। एग्जाम्पल इज म्यूकर और राइजोपस। पैरासिटिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ऐसे प्लांट ये और एनिमल आते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। कैसे, या तो उनके टिश्यूज़ को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, या फूड रहते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो एल्गी होती है ना, उसके अंदर जो सेल वॉल रहती है ना, वो किसकी बनी होती है, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसे हम पेक्टोसेल्यूलोज कहते हैं। और फंजाई के अंदर किसकी मिलकर के बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जिसे हम फंगल सेल्यूलोज कहते हैं। पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का एक बहुलक है। अपवाद क्लास ओमाइसीट्स फंजाई की सेल वॉल किसकी मिलकर के बनी होती है, सेल्यूलोज की मिलकर के बनी होती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है, एल्गी के अंदर 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करें सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, वो किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, से होता है, बडिंग से होता है। अब बडिंग से किस किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनास में, और फिशन से किस में देखने को मिलेगा, ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, जैसे कि कोई भी प्लांट की जो एल्गी की बॉडी है ना, वो टूट जाएगी फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में, और फिर हर एक फ्रेगमेंट इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो पूरे की पूरी एल्गी की न्यू बॉडी को जनरेट कर सके। बडिंग के अंदर क्या होता है कि एल्गी की बॉडी से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर टूटती है, टूट करके जर्मिनेट होती है, जर्मिनेट होकर के पूरी की पूरी न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर जाती है। फिशन में क्या होती है, जो एक सेल रहती है ना, वो उसका जो न्यूक्लियस रहता है पहले 2 में डिवाइड रहता है, फिर वो सेल भी 2 में डिवाइड होती है, फिर बाद में उसमें सेप्टा बन जाता है, सेप्टा बन करके फिर वो दोनों सेपरेट हो जाती है, और फिर पूरी की पूरी प्लांट बॉडी का निर्माण कर जाती है। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जूस्पोर, ठीक है, एल्गी में जूस्पोर फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है, जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं स्पोर्स के ऊपर। और इसके अलावा किस किससे होता है, एप्लोस्पोर, अकाइनेस, पाल्मेला, हिप्नोस्पोर और स्पोंजियोस्पोर और कॉन्डियोस्पोर। एप्लोस्पोर, अकाइनस, पाल्मेला किस में देखने को मिलता है, एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। और स्पोरेंजियोस्पोर या फिर कॉन्डियोस्पोर किस में, फंजाई में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैसे कि स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, ये वॉल के द्वारा सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो बन जाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, एप्लोनोस्पोर, ठीक है। अब एप्लोनोस्पोर के ऊपर क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जो कि म्यूकस की होती है, जिसे हम पाल्मेला स्टेज के कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अपने और एक मोटिव अगर क्या करेंगे, जो स्पोर है अपने और मोटिव वृत्ति का निर्माण कर ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिप्नोस्पोर कहेंगे, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। oogamous इज वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथीरिडियम कहते हैं, ठीक है, और यह क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, oogoनियम कहते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होती है। स्टेराइल जैकेट का जो कवर होता है वो एब्सेंट होता है। एंथीरिडियम जो होता है ना, वो क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है, जो किसमें देखने को मिलेगा हमको, थैलोफाइटा में देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेगा और टेरिडोफाइटा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन, थैलोफाइटा के अंदर हम क्या कहेंगे, उसको oogoनियम कहेंगे और आर्किगोनियम कहेंगे। थैलोफाइटा में क्या कहेंगे, oogoनियम कहते हैं। जबकि आर्किगोनियम किस किस में बोलते हैं, एक तो ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में। अब देखो जो एक एक्सेप्शन है, कारा को हम क्या कहते हैं, स्टोनवट कहते हैं। ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, केडेसी फैमिली कहते हैं। और इसमें जो सेक्स ऑर्गन आता है ना, मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं न्यूक्लियोल। इन पर स्टेराइल जैकेट सेल का आवरण पाया जाता है, ठीक है। प्लांट बॉडी
की हम बात करें, देखो जो एंथ्रीडियम होता है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें माइटोसिस होता है, मेल गेमेट बनता है, ठीक है। फिर oogoनियम के अंदर माइटोसिस होता है, फीमेल गेमेट बनता है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगेमी होती है, वाटर की प्रेजेंस में जाइगोट बन जाता है। 2n कंडीशन जो कि स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। प्रथम स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा होता है, रिड्यूस होता है। फिर इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद में ये मियोस्पोर बनते हैं जो कि एप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये सारे के सारे जर्मिनेट होकर के प्लांट बॉडी को न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। थेराफाइटा में प्रभावी पीढ़ी क्या होती है, गेमेटोफाइट होती है। गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। जाइगोट में सीधे मियोसिस होता है और हैप्लॉइड मियोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। यह मियोस्पोर जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।